हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग ग्रामर का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में न्यू टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है केस। और चलिए अभी जानेंगे केस क्या होता है। तो यहाँ हम लोग जब केस पढ़ने जा रहे हैं, केस किसका बनता है, केस किसका होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये रहा केस, जो कि हिंदी में से कारक बोलते हैं। बाय द वे आप ऑलरेडी हिंदी व्याकरण में कभी नाम जरूर सुने होंगे कि केस क्या होता है और केस में किस प्रकार का उसका जो एक कारक का चिन्ह बनता है, नहीं रिलेशन को बताने के लिए। उसी तरह से हम लोग इंग्लिश ग्रामर में केस पढ़ने वाले हैं और केस होता क्या है इन चीज़ों को जानेंगे। जिस तरह से हिंदी व्याकरण में अगर ये किसी स्पेशली रिलेशन को दर्शाता है, वैसे यहाँ केस में भी इंग्लिश में भी रिलेशन को दर्शाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है केस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कारक। तो मैंने इसका डिफिनीशन जो लिखा है, आप डिफिनीशन को पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर डिफिनीशन क्या कहता है। तो ये है द रिलेशन इन व्हिच अ नाउन और प्रोनाउन extends to some other words and so its relation with other words of the sentence is called case। सुनिए, केस वो होता है, केस का मतलब है कारक, कारक का मतलब है संबंध, राइट। कारक जैसे कारक के चिन्ह होते हैं, तो ये कारक है। तो कारक के बहुत सारे चिन्ह हैं, जो हिंदी व्याकरण में पढ़ोगे कारक का 8 चिन्ह होता है, वैसे इंग्लिश ग्रामर में भी कारक है और इसका भी कुछ टर्म्स है, कंडीशंस हैं। तो अभी इसका जो डिफिनीशन है वो कह रहे हैं कि दी रिलेशन, अर्थात केस जो है एज एक रिलेशन होता है और इन व्हिच, जिस रिलेशन में या तो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है। याद रखिए, उस केस में, उस रिलेशन में या तो कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। एक्सटेंड टू सम अदर वर्ड्स, जो नाउन या प्रोनाउन किसी अन्य शब्दों के निकट या अगल बगल में मौजूद होता है। एंड और सोज इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स, और अपना संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, अर्थात दिखाता है, उसे हम केस कहते हैं। तो ये था केस का डिफिनीशन, जो आप यहाँ जैसे एग्जाम्पल की ओर देखिए। राम किल्ड रावण, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिया, हालांकि 4-5 सेंटेंस है एग्जाम्पल तौर पे। तो पहला है राम किल्ड रावण, शी कॉल्ड मी, दे हेल्प द पुअर, मोनू रीड्स इंग्लिश एंड रवि कैचेज मी। All these are sentences and you have to find out in all sentences what is case। इस सभी सेंटेंस में आपको केस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ सिंपली समझेंगे कि जो केस होता है, ये जो केस है, केस होता मेनली क्या है, आपको यहाँ डिफिनीशन जो कह रहा है कि केस एक रिलेशन होता है। जी क्या है, एक रिलेशन है, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। और इस संबंध में या तो आपको कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, और ये नाउन और प्रोनाउन किसी अदर वर्ड के आसपास में मौजूद होता है। तो कहने का मीन्स है कि केस एक रिलेशन को दर्शाया जा रहा है, और उस रिलेशन में क्या होता है, या तो कोई नाउन आता है, याद रखेंगे, या तो कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, और ये नाउन और प्रोनाउन क्या करेगा, किसी अन्य शब्दों के अगल बगल में मौजूद होगा और अपना संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ दर्शाएगा। तो उसी नाउन और प्रोनाउन को, या वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसी नाउन या प्रोनाउन को हम केस कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज डिफिनीशन में मैंने लिखा है, जो आप देख रहे हो कि दी रिलेशन, वह रिलेशन इन व्हिच, जिसमें, या वैसी रिलेशन जिसमें ए नाउन और प्रोनाउन, या तो कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, which extends to some other words, जो किसी अन्य शब्दों के अगल बगल में मौजूद होता है, and shows its relation, और अपना संबंध दर्शाता है किसके साथ में, अन्य शब्दों के साथ, other words of the sentence is called case। बाय द वे आपकी सुविधा के लिए, स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है कि वैसी संबंध जिसमें कोई नाउन अथवा प्रोनाउन जो है अन्य शब्दों के निकट या समीप मौजूद होता है और अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में दर्शाता है, दिखाता है, उसे क्या कहा जाता है, केस कहा जाता है। जो कि मैंने आपको यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से बताया है कि केस क्या होता है। फिर से देखेंगे एक बार रिवाइज के लिए। केस जो होता है यह एक रिलेशन होता है, केस को एक रिलेशन की तरह दिखाया गया है, क्योंकि केस का मतलब कारक है, कारक का मतलब संबंध होता है। तो यह एक रिलेशन टाइप होता है, एज ए रिलेशन होता है, और उस रिलेशन में या तो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है, और ये नाउन प्रोनाउन क्या करेगा, अपना संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ दिखाता है,
वो शब्द अगल बगल लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, वैसे कंडीशन में उस नाउन को या उस प्रोनाउन को क्या कहा जाएगा? केस कहा जाएगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल जो दिए हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो सेंटेंसेज है इसमें केस कौन है। राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन सेंटेंसेज व्हाट इज केस नो एंड यू हैव टू फाइंड आउट केस। राम किल रावण, इसका हिंदी है राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ पर एक केस बन रहा है, क्योंकि केस का मीन से कारक, कारक का अर्थ है संबंध। तो यहाँ एक संबंध है कि राम ने, कौन? राम ने रावण को। तो हिंदी व्याकरण में आप पढ़े होंगे कर्ता ने और कर्म को। हिंदी व्याकरण में कारक का चिन्ह होता है जिसमें मेनली कर्ता और कर्म के बारे में बता रहे हैं। कर्ता ने और कर्म को होता है। तो राम ने रावण को, याद रखिएगा ने वाला जो चिन्ह होगा, जो भी ने वाला चिन्ह है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जो ने वाला चिन्ह है वो सब्जेक्ट होता है और को वाला चिन्ह जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि हिंदी व्याकरण के अनुसार भी यहां समझने का प्रयास करें, कर्ता ने और कर्म को, तो ने वाला क्या होगा? एज ए सब्जेक्ट, और को वाला क्या होगा? एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राम जो है ना एक केस बन रहा है, क्योंकि राम और यहाँ पे रावण ये दोनों हालांकि नाउन है, और ये दोनों नाउन, इनके अगल बगल का जो शब्द है वो किल्ड है। तो ये अपना संबंध अन्य शब्दों के साथ मिलकर बताता है कि राम ने क्या कर दिया? रावण को मार दिया। तो इसीलिए यहाँ राम भी एक केस है और रावण भी एक केस है, बट ये है एज ए सब्जेक्ट और ये है एज एन ऑब्जेक्ट। और किल्ड यहाँ पे अदर वर्ड हो गया, अदर वर्ड एज ए वर्ब है। ए एज ए वर्ब एक वर्ड आया है, जैसे सी कॉल्ड मी, शी भी एक प्रोनाउन है और मी भी यहाँ पर प्रोनाउन है। ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे को संबंध को बताता है कि उसने मुझको, उसने मुझको। तो ये सी वाला ने हो गया और मी वाला को हो गया। तो ने एज ए सब्जेक्ट हो गया और एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। कॉल्ड यहाँ पे एज ए वर्ब हो गया जो अपना संबंध अन्य शब्दों से मिलकर बताता है। दे हेल्प द पुअर, वे लोग गरीबों को मदद करते हैं। तो यहाँ मदद करना जो एक काम है, जो एक एक्शन है, इस एक्शन को करने का काम करता है दे। तो ये हो गया एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वे उन लोग यानी वे लोग गरीब लोगों को या गरीबों को, तो ये केस बन रहा है, कारक बन रहा है। तो कौन किसको मदद करता है? वे लोग करता है। तो ये आ गया ने में और ये आ गया को में। तो ने वाला एज ए सब्जेक्ट हो जाता है, को वाला एज एन ऑब्जेक्ट हो जाता है। हेल्प यहाँ पर एज ए वर्ब हो गया। अब है मोनू रीड्स इंग्लिश। मोनू क्या पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है। तो मोनू यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये एज ए सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ना जो एक एक्शन है, काम है, ये काम कौन करता है? ये एक्शन करता है मोनू। तो एक्शन करने वाला जो होता है, जो हु का रिप्लाई करे या एक्शन करे, हाँ, तो उस कंडीशन में उसे एज ए सब्जेक्ट कहा जाता है। और यहाँ इंग्लिश जो आप देख रहे हो, इंग्लिश इस पे क्या है कि जो हमारा एक्शन है और एक्शन का जो इम्पैक्ट हो रहा है, इट मीन्स प्रभाव जो पड़ता है, वो पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश पे पड़ रहा है। इसीलिए यह एक एन ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ मोनू एक केस है। मोनू क्या है? केस है और ये भी केस है। बाय द वे अलग बात है कि ये कौन सा केस है, कौन सा केस है। इसके लिए हम लोग काइंड्स ऑफ केस पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि मोनू कौन सा केस है। तो मोनू एज ए सब्जेक्ट है और जो होता है सब्जेक्ट वही होता है सब्जेक्टिव केस, और जो होता है ऑब्जेक्ट वही होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो मोनू हो गया सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, इसीलिए हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब लास्ट एग्जाम्पल है रवि कैचेज मी। रवि मुझे कैच कर रहा है, इट मीन्स पकड़ता है। तो यहाँ रवि जो है ये पकड़ना भी एक एक्शन है जो आपस में बच्चों पकड़ते हैं या कुछ करते हैं। तो इस हिसाब से रवि जो आप देख रहे हो ये आपको रवि, मुझे, रवि किसको? मुझको। तो यहाँ रवि एज ए सब्जेक्ट हो गया और इसीलिए एक केस बनता है। और यहाँ जो दिख रहे हैं मी, यह भी एक केस बनता है। तो ये भी केस है और ये भी केस है, दोनों केस है। और एक केस जो है इनके अगल बगल का जो शब्द है कैचेज है, जो इनसे मिलकर अपना संबंध को बताते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार आप यहाँ देख लो, यहाँ फोकस करो, समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली बहुत इजी है। यहाँ जो केस है, केस एक एज ए रिलेशन होता है, एक संबंध टाइप होता है, एज ए रिलेशन काम करता है। उस रिलेशन में, उस रिलेशन को फॉलो करने के लिए या तो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है। आप यहाँ समझोगे, यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये रहा केस, और एक रिलेशन टाइप होता है जिसमें या तो कोई नाउन आता है या कोई
प्रोनाउन आता है। अगर कोई नाउन, आपको सबसे पहले तो ये भी जान लेना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन क्या है। तो अगर कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, ये क्या करता है, किसी अन्य शब्दों के साथ में अगल बगल में लेफ्ट राइट कहीं भी मौजूद होकर निकट में आ करके उसके समीप खड़ा होकर के उसका वो जो है अपना संबंध इन शब्दों के साथ में, ये नाउन इसके साथ, ये प्रोनाउन इसके साथ, या ये प्रोनाउन जो भी है, ये अपना संबंध इन शब्दों के साथ दिखाएगा। तो यही नाउन क्या कहलाएगा, केस कहलाएगा। यही प्रोनाउन क्या कहलाएगा, केस कहलाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं रिलेशन को डिनोट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केस क्या है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे काइंड्स ऑफ केस, लेकिन फिर से एक बार समझ लो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है देन डेफिनेटली राइट मी इन कमेंट बॉक्स। तो केस एक एज ए रिलेशन होता है। इस रिलेशन में या तो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है, और यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन किसी अन्य शब्दों के निकट में अगल बगल में लेफ्ट या राइट कहीं मौजूद होता है। और उसके बाद में होता क्या है कि ये नाउन या प्रोनाउन अपना संबंध इसके साथ दिखाता है। उसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, केस कहा जाता है। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ केस। तो ये काइंड्स ऑफ केस क्या होता है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो मैंने लिखा देयर आर चीफ 3 काइंड्स ऑफ केस। देखिए इंग्लिश में मेनली 3 केस होता है, ठीक है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ केस होता है। तो फर्स्ट काइंड है नॉमिनेटिव केस। देखो ध्यान से, नॉमिनेटिव कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस का एक और नाम है सब्जेक्टिव केस। अगर आप नॉमिनेटिव केस जानते हो तो उसका दूसरा नाम से भी जान सकते हैं, जिसे सब्जेक्टिव केस और हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं। सेकेंड है एक्यूजेटिव केस, और एक्यूजेटिव केस को सेकेंड नेम है ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड है जीनेटिव केस, जिसको एक और नाम है, सेकेंड नेम है इसका पॉजिटिव केस। तो मेनली ये 3 केस हैं, राइट। और बाकी इसका कुछ एडवांस काइंड हमने लिखा है, जो कि इस प्रकार से देख लीजिए। बाय द वे आपको 3 केस ही पढ़ना है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड है पॉजिटिव केस। बट आपको बेटर नॉलेज के लिए यहाँ पे फॉर ए गुड नॉलेज आपको कुछ और भी पढ़ना है, तो आप इस प्रकार से काइंड्स देख लें। इसको भी हमने डिफाइन आगे करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 4 में है डेटिव केस। डेटिव केस का मीन्स होता है संप्रदान कारक। और नंबर 5 है वोकेटिव, वोकेटिव केस जो वोकेट करने का काम करता है। नंबर 6 है एवेलेटिव केस, जिसे हिंदी में आपादान कारक कहते हैं। नंबर 7 है लोकेटिव केस, और अधिकरण कारक किसी को बोलते हैं। और नंबर 7 है इंस्ट्रूमेंटल केस। तो आपने देखा, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल 7 नहीं है, ये 8 नंबर है, यहाँ पे मिस हुआ है। तो ये 8 नंबर काइंड है। तो आपने मेनली आपको पढ़ना है 3 केस, जी याद रखिएगा। मेनली आपको पढ़ना है 3 केस, लेकिन आपको इसमें हमने 5 कर दिया एडवांस में। तो ये टोटल आपको 8 केस पढ़ाया जाएगा। तो आप एक बार फिर समझ लो, केस एज ए रिलेशन होता है ना। और इस रिलेशन में क्या होता है, इसको फॉलो करने के लिए या तो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है। ये नाउन और प्रोनाउन किसी अदर वर्ड्स के अगल बगल लेफ्ट राइट में मौजूद होता है। इसके साथ में ये नाउन और प्रोनाउन अपना संबंध दिखाता है। तो उसी नाउन को या इसी प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, केस कहा जाता है, जो रिलेशन में इंक्लूड होता है। तो ये था केस, और हम लोग अभी पढ़ रहे थे केस। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा है केस क्या है। तो आपने देखा कि केस एक एज ए रिलेशन काम करता है। उस रिलेशन में या तो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है, जो अपना संबंध अदर वर्ड के साथ में सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में अपना रिलेशन को दिखाता है। या वो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, उसी नाउन या प्रोनाउन को हम केस कहते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।